नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति पीसीएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम एपिसोड नंबर 9 की तरफ चलेंगे और बात करेंगे 2010 के प्रश्न पत्र में आए प्रश्नों की। देखिए, ये साइंस के पोर्शन का आरओ एआरओ के सेगमेंट का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम चलेंगे यूपी पीसीएस की तरफ और बात करेंगे जनरल साइंस में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और 2010 के प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। अगर बात करें पहले प्रश्न की तो प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। यह आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है। क्या यूज किया गया है? अम्ल वर्षा, यानी वर्षा क्या हो गई है? अम्लीय हो गई है। कोई भी जल अम्ल है या क्षार है, ये पता कैसे लगाया जाता है? तो इसका जो निर्धारण किया जाता है वो पीएच स्केल द्वारा किया जाता है। अब पीएच स्केल क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, पीएच स्केल जो होता है उसमें 0 से लेकर 14 तक अंक क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। अगर 0 से 7 तक का मामला बनता है, यानी 0 से 7 अगर किसी का पीएच है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अम्ल। यदि 7 से 14 का मामला बनता है तो वो क्या कहलाता है? क्षार। यदि किसी तत्व का, किसी यौगिक का, किसी द्रव का यदि पीएच मान कितना है? 0 से 7 के बीच में है, उसे अम्ल कहा जाता है। जिसका 7 से 14 के बीच में उसे क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। अब आपका पड़ता है बीच में 7, तो 7 जो पीएच होता है वो किसका मान होता है? तो ये होता है उदासीन। यानी अगर आसुत जल की बात करें तो आपको उसका पीएच क्या देखने को मिलेगा? तो 7 देखने को मिलेगा। अब जो नॉर्मल रेन होता है, जो नॉर्मल जो अम्लीय वर्षा ना हो, उसका मान कितना होता है? तो उसका मान होता है 5.7। अब यहाँ पे एक सवाल आप मुझसे पूछेंगे, यदि नॉर्मल रेन का पीएच मान 5.7 होता है तो ये भी ऑलरेडी अम्लीय है, क्योंकि मैंने परिभाषा में क्या कहा? जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो अम्लीय है। अब इसका कारण क्या है कि जो नॉर्मल रेन होता है उसका पीएच मान कितना है? 5.7 है। तो उसका कारण हम समझ लेते हैं। उसका कारण ये है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो वर्षा जल यानी H2O से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बनाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो नॉर्मल रेन का पीएच मान क्या हो जाता है? 5.7 हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, कार्बोनिक अम्ल जो है वो हार्मफुल नहीं होता है। और यानी अगर नॉर्मल रेन का अगर पीएच मान 5.7 है तो ये हमें प्रभावित नहीं करेगा। अब एसिड रेन का पीएच मान क्या होता है? एसिड रेन का पीएच मान होता है 5.6 या 5.6 से कम जब मामला हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? अम्लीय वर्षा में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, 0.1 का मामला है लेकिन फिर भी क्या है? ये जो है 5.7 वाला जो रेन है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन 5.6 जो मामला आ जाता है ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। अब हार्मफुल कैसे हो जाता है? इसमें क्या क्या मिलता है जिसके कारण क्या हो जाता है? वो अम्लीय वर्षा में बदल जाता है, वो जानना जरूरी हो जाता है। क्या क्या चीज मिलता है वो देख लेते हैं। तो आपको देखिए, 2 चीजों के प्रेजेंट के कारण कौन कौन सी चीज है? एक SO2 और दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है? कोई भी वर्षा जल क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अब कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण क्या होता है? SO2 और NOx, एक्स कहने का मतलब है 1 2 3 4, ये हो जाएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब मिलते हैं तो क्या होते हैं? अम्लीय वर्षा बन जाती है। और इसका कारण क्या है? तो अगर हम मानवीय कारण देखें, यानी इसके लिए ह्यूमन भी जिम्मेदार है और नेचर भी जिम्मेदार है, यानी नेचुरल कॉज भी है और साथ में ह्यूमन कॉज भी है, जिसके कारण वर्षा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राइमरी कॉज कौन सा है और सेकेंडरी कॉज कौन सा है? प्राइमरी कहने का मतलब क्या हुआ कि मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, उसे प्राइमरी कॉज कहा जाता है, और जो गौण कारण होता है उसे सेकेंडरी कारण कहा जाता है। तो मेन कारण ह्यूमन है। सेकेंडरी तौर पर देखें तो कुछ हद तक नेचुरल कॉज भी जिम्मेदार होते हैं किसी भी वर्षा को अम्लीय बनाने के लिए। अब कैसे ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है वो देख लीजिए।
जब हम तेल शोधन करते हैं, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, तेल शोधन की अभिक्रिया करते हैं, तो उस समय क्या होता है, तो ये गैसेस रिलीज होती है। उसके साथ साथ अगर देखें तो अगर कार चलाते होंगे तो कार के इंजन से जो निकलती है गैसेस, वो भी क्या होती है, तो वर्षा को अम्लीय बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ में ही जो लकड़ी का हम दहन कर रहे हैं उसके कारण भी क्या होता है, तो SO2 और NO2 क्या होती है, निष्कासित होती है, जिसके कारण क्या होती है, वर्षा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अगर नेचुरल कॉज की बात करें तो वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी क्या होता है, तो आपकी वर्षा अम्लीय हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जो डेड प्लांट है, जो मृत क्या है, पौधे हैं, वो भी क्या होते हैं, तो ये सारे गैसेस रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, वर्षा अम्लीय हो जाती है। अब कैसी अम्लीय हो जाती है वो समझ लेते हैं। हमने ये तो पढ़ा कि SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या हो रही है, वर्षा अम्लीय हो रही है। अब कैसे हो रही है वो समझ लेते हैं। SO2 वायु में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वर्षा के जल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है, जिसके कारण क्या होती है, वर्षा अम्लीय हो जाती है। वहीं दूसरे तौर पर देखें तो हम दूसरी बात कर रहे हैं NOx की, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है और क्या जल से मिलता है, तो ये क्या बनाता है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बनाता है। और नाइट्रिक एसिड जब किसके साथ मिल जाता है, वर्षा जल के साथ मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, वर्षा जल अम्लीय हो जाती है। तो कौन से दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्षा को अम्लीय बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन में क्या क्या दिया था वो देख लेते हैं। अब ऑक्सीजन में आपके लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड, बी में लिखा था कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में लिखा था मीथेन, और डी में लिखा था नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, तो कोई भी वर्षा का जल क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपसे ये कह रहा है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी में पढ़ेंगे तो मामला समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा है, दूरस्थ नियंत्रण यानी रिमोट। कई ऐसे शब्द होते हैं जिसके हमें हिंदी पता ही नहीं होते। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कौन कौन से हिंदी ऐसे इंग्लिश शब्द है जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका हमें हिंदी ही नहीं पता होता है। तो आपको एक चीज़ पता चल गई आज कि रिमोट को क्या कहा जाता है, दूरस्थ नियंत्रण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। अब टर्म यहाँ पर आ जाता है क्या, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस वेव का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, तो रिमोट कंट्रोल में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें दो टर्म आपको देखने को मिलेंगे, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक। एक कौन सा है, इलेक्ट्रिक, और दूसरा कौन सा है, तो मैग्नेटिक। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, अगर हम फील्ड की बात करें, फील्ड मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे अगर फील्ड जोड़ देती हूँ तो क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। एक चीज अगर इसके नाम से ही हम खोजना चाहें तो आपको ये पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो वेव उत्पन्न हो रहा है। वेव्स की बात हमने एपिसोड नंबर 1 में की है, तो आप वो जाकर देख लीजिए। देखिए कई कंसेप्ट क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि यदि मैंने उसे किसी प्रीवियस एपिसोड में अच्छे से समझा दिया है तो मैं वापस रिपीट ना करूँ, ताकि किसी नए कंसेप्ट को समझाने के लिए हमारे पास टाइम बच जाए। तो जब भी मैं कहती हूँ कि एपिसोड जाकर 1 देख लीजिए, मतलब उसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई आवेशित कण, ध्यान से सुनिएगा, कोई चार्ज पार्टिकल जब किसमें प्रवेश करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव में क्या करता है, मूवमेंट करता है, उसके कारण जो वेव्स निकलती है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। अगर डिटेल से समझे तो डिटेल से समझ लीजिए। आप एक घर का एक कोना देख लीजिए, कोई भी एक घर में जहाँ 3 कॉर्नर निकल रहे हों वहाँ देख लीजिए, तो आपको एक ऊपर का दिखाई देगा, उसको एक एक्सिस मान लीजिए, एक इस तरफ दिखाई देगा, उसको दूसरा एक्सिस मान लीजिए, और एक इस तरफ दिखाई देगा, उसको तीसरा एक्सिस मान लीजिए। ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो मैं मान लेती हूँ कि ये एक्स एक्सिस है,
ये अगर y एक्सिस है और ये क्या है, z एक्सिस है। अगर मैं मानती हूँ कि इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है विद्युत क्षेत्र यानी E, इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र जिसे B से डिनोट किया जाता है, इसके कारण जो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वेव्स कैसे बनेंगे, तो वेव्स कुछ ऐसे बनेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये आपको दिख रहा होगा ये किसके पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको पैरेलल दिखाई देंगे। यदि मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो वेव्स बन रहे कैसे बनेंगे, तो ये कुछ ऐसे बनेंगे जो किसके पैरेलल होंगे, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र के कारण और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो ओवरलैप होके जो वेव्स निकल रही है, इसे ही क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह दिया जाता है। अगर आसान शब्दों में समझे तो यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में दोलन करता है तो उस समय जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उसे क्या कह दिया जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह दिया जाता है। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स की बात करें तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। कौन कौन से वेव्स आपको देखने को मिलेंगे, तो रेडियो वेव्स देखने को मिलेगा, माइक्रोवेव देखने को मिलेगा, इंफ्रारेड देखने को मिलेगा, आपको विजुअल लाइट देखने को मिलेगा, यूवी रेज देखने को मिलेगा, एक्सरे देखने को मिलेगा और गामा रेज देखने को मिलेगा। जनरली दो टाइप के आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखने को मिलेंगे, एक जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं और दूसरा जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे प्रकाश की किरण आ रही है तो हमें उसमें हमने बात की थी कि वाइट लाइट में बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे बै जा नी ह पी ना ला की बात की थी हमने, बैगनी जामुनी नीला हरा नारंगी ये सारे कलर्स की बात की थी, इसकी बात की थी हमने। तो ये हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसे क्या कह दिया जाता है, विजुअल लाइट। वहीं आप रेडियो वेव को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, माइक्रोवेव को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। तो ये क्या होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक को कहा जाता है विजुअल रेस और दूसरे को क्या कहा जाता है, तो इनविजिबल रेस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जब सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसे हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, इसे हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स में क्यों बांटते हैं, तो इसका एक कारण है कि सबके वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य में अंतर होता है। हमने एक चीज पढ़ा था कि तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी घटेगा और क्या होगा, एनर्जी भी घटेगा। एक टर्म और इस्तेमाल करती हूँ मैं, जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी उतना कम और उसके पास जो एनर्जी होगी वो भी उतनी कम होगी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम लेफ्ट से किस तरफ चले, राइट की तरफ चले, तो तरंग दैर्ध्य घटता चला जाता है। मैं क्या कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि रेडियो वेव का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होगा और अगर आप इस तरफ आएंगे राइट की तरफ तो गामा रेस का क्या होगा, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। अब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे लिखा है तरंग दैर्ध्य लार्जेस्ट होगा तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी और लीस्ट एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे इस तरफ चलते जाएंगे आपका यहाँ पे तरंग दैर्ध्य घटता चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी और एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यही क्वेश्चन आपको अभ्यास प्रश्न में दिया गया है, तो आराम से देखिएगा, इसके क्रम को आराम से समझ लीजिएगा क्योंकि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मैं जानबूझ के ऐसे अभ्यास प्रश्न सेट करती हूँ जो आपके क्वेश्चन पेपर के लिए संभावित हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ताकि आप ये चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या कहा मैंने, लेफ्ट से राइट की तरफ आप चलेंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान घटता चला जाता है और लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला जाता है और एनर्जी बढ़ता चला जाता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा, तो रेडियो वेव का होगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा, तो गामा रेस का होगा। यदि हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की बात करें, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो गामा की होगी। वहीं सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो रेडियो वेव्स की होगी। अगर आप कंसेप्ट दिमाग में रख लेते हैं तो आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। इसमें एक चीज पूछा गया आपसे कि इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, रिमोट कंट्रोल जो हम यूज करते हैं वहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि विजुअल जो लाइट है वो दो स्पेक्ट्रम के बीच में मौजूद है, दो रेस के बीच में मौजूद है। कौन कौन से रेस है, एक इंफ्रारेड जिसे क्या कहा जाता है, अवरक्त तरंग कहा जाता है, और दूसरा पराबैंगनी तरंग जिसे यूवी रेस कहा जाता है। एक तो हम समझ लिए कि जो इंफ्रारेड होता है,
इसमें भेदन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। भेदन का क्षमता कहने का मतलब क्या होती है, जल्दी भेद कर निकल जाती है। इसलिए इसका इस्तेमाल क्या किसमें किया जाता है, जो मरीजों को हॉस्पिटल में सेकाई कराई जाती है वो इस रेस के माध्यम से कराई जाती है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, अवरक्त तरंगों की बात कर रही हूँ। इसका इस्तेमाल अस्पतालों में रोगियों के सेकाई के लिए किया जाता है। साथ में जब हमें धुंध या कोहरे में शूटिंग करनी होती है, अगर वहाँ पे शूट करना होगा, कुछ हमें वीडियो शूट करना होगा, तो भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें भेदन की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। नाइट में यदि शूटिंग करना होगा तो भी हम इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इंफ्रारेड का एप्लीकेशन समझ चुके हैं, बाकी का एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में काम आ जाए। ये टेबल या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आपको कहाँ मिल जाएगा, या आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे कम होती है। क्या बात कर रहे थे, ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव आपने सुना ही होगा, कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, तो खाना बनाने में, कुकिंग फूड करने में इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड की हम बात कर चुके हैं। विजुअल लाइट की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन विजन के लिए, फोटोग्राफी के लिए, ऑप्टिकल फाइबर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो विजुअल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, बाकी को हम देख नहीं सकते हैं। अल्ट्रावायलेट की बात करें तो अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल फ्लोरोसेंट लैंप में किया जाता है। वहीं हम एक्सरे की बात करें तो ये तो हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट में अंदर की चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। वहीं गामा रेस की बात करें तो फूड को संरक्षित रखने के लिए, स्टरीलाइज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम गामा रेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पेनिट्रेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये अंदर तक घुस जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, कभी कभी इंसानों को मार भी सकते हैं, किसी को भी मार भी, जीवित प्राणी को मार सकते हैं। इसलिए गामा रेस क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा, रेडियो वेव का। फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा, तो गामा रेस का। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न आपसे ये पूछा था, क्या पूछा था कि रिमोट कंट्रोल में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है इंफ्रारेड का, यानी अवरक्त तरंगों का। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में अदृश्य अंश, सूर्य के प्रकाश में अदृश्य अंग, प्रकाश क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसमें हमने दो पार्ट पढ़ा, एक पार्ट होता है जो दिखता है, विजुअल लाइट, एक जो होता है वो इनविजिबल लाइट, जो हमें नहीं दिखता है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्यों किया जाता है, पहले तो ये समझना है। हम जैसे भोजन बनाते हैं वैसे पेड़ पौधे भी अपने लिए भोजन बनाते हैं। वो किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पौधे इस्तेमाल करते हैं वो विजुअल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, यानी बै जा नी ह पी ना ला का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे कलर स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे जीव हैं जो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो विजुअल लाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसी होती है, फिर हम आगे समझते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसी होती है, तो ये आपको एक दिया है, लीफ का शेप दिया हुआ है, यानी पत्ती दी गई है। पत्ती के लिए, भोजन बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला तो केमिकल एनर्जी और दूसरा किसकी ज़रूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो वाटर और लाइट। वाटर कैसे आ रहा है, तो आपने सुना होगा कि जाइलम के माध्यम से, याद रखिएगा दो शब्द होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, तो पौधों में जो जल आता है ऊपर, जल का जो वितरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम के माध्यम से होता है। और खाने का जो वितरण होता है, भोजन का जो वितरण होता है, वो फ्लोएम के माध्यम से होता है। अब क्या हो रहा है, ये पत्तियों के माध्यम से वाटर आ रहा है, यानी जल आ रहा है, साथ में स्टोमेटा के माध्यम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और साथ में लाइट जब मिक्स हो जाता है तो वो क्या करता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसी प्रक्रिया होती है वो देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, केमिकल लाइट यानी केमिकल एनर्जी, यानी आपका हो जाता है वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ, H2O प्लस किसके, CO2 के प्रेजेंस में। एक और जो केमिकल एनर्जी है वो लाइट, क्या बनाता है, तो C6
H12O6 यानी ग्लूकोज, और क्या निष्कासित करता है, तो O2 निष्कासित करता है। बैलेंस कर लीजिए, ये हो गया बैलेंस। तो ये रिएक्शन किसका है, तो ये नॉर्मल प्रकाश संश्लेषण यानी विजुअल लाइट का इस्तेमाल करके पौधे कैसे भोजन बना रहे हैं, ये भोजन ही है। जो ग्लूकोज है वो क्या है, भोजन ही है। तो भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश का इस्तेमाल करके बनाते हैं, विजुअल लाइट का इस्तेमाल करके बनाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो विजुअल लाइट का इस्तेमाल नहीं करते, यानी इनविजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन है, तो आपने साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा, नील हरित शैवाल। आपने पानी के ऊपर देखा होगा कि हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो वो भी तो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, वो भी तो गुणन की अभिक्रिया कर रहे हैं, वो भी तो बढ़ रहे हैं। आप थोड़े से जगह पे देखेंगे थोड़ा आपको हरा हरा दिखाई देगा पानी में, उसके बाद आप कुछ दिनों में देखेंगे तो पूरा पानी हरा हो जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बना रहे हैं और अपने आप को गुणित करते जा रहे हैं। तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो इनविजिबल लाइट यानी अदृश्य प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, तो आपका सही हो जाता है बैक्टीरिया यानी ऑप्शन डी, साइनोबैक्टीरिया। मैंने कहा ये किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अदृश्य प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है प्रश्न। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की तरफ झुक जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण समझने से पहले थोड़ा सा हम क्या समझते हैं, रियल लाइफ का एग्जाम्पल समझते हैं। रियल लाइफ में यदि हम मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। एक मामला लेते हैं, स्टडी आपकी बिल्कुल नहीं चल रही है, ठीक है, और एक मामला लेते हैं, स्टडी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। दोनों एक पोजीशन है, ठीक है। यदि मैं कह रही हूँ स्टडी को वापस से चलाना है, मैं क्या कह रही हूँ, आप स्टडी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और स्टडी को आपको वापस से चलाना है, तो क्या चाहिए आपको, पापा की डांट चाहिए, तब तक आप नहीं पढ़ेंगे। एक होता है कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, लगातार इस दिसंबर आपने लगातार धुआंधार पढ़ाई की है, लेकिन आपको 31 के नाइट में आ जाते हैं दोस्त बुलाने। इसका मतलब क्या हुआ, आप तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक आपको पापा की डांट नहीं पड़ती है। आप तब तक पढ़ेंगे जब तक आपको दोस्त नहीं बुलाते हैं। तो दो पोजीशन यहाँ पे आपको समझ में आता है कि कोई भी प्रोसेस तब तक कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जब तक आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हुआ नजर नहीं आता है। इसी के सिद्धांत को कहा जाता है इनर्शिया। क्या कहा जाता है, जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है। कोई भी वस्तु, कोई भी स्थिति तब तक बनी रहेगी, चाहे वो विराम अवस्था में हो, चाहे वो गति की अवस्था में हो, तब तक बनी रहेगी जब तक वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। इसे ही क्या कहा जाता है, जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए जड़त्व का सिद्धांत अगर समझे तो छोटा सा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने ये यूट्यूब शॉर्ट्स में कई बार देखा होगा कि हम क्या करते हैं, एक ग्लास लिया, उसके ऊपर रखा एक पेपर, उसके ऊपर रखा एक सिक्का। अब क्या कर रहे हैं, हम ग्लास के ऊपर जो पेपर रखा है उसमें क्या मारते हैं, ऐसे झटका मारते हैं, यानी यहाँ लगाते हैं हम फोर्स। तो ये क्या होता है, ये तो आगे सरक जाता है, लेकिन कॉइन क्या होती है, इस प्रकार से हो जाती है, नीचे गिर जाती है। कॉइन क्यों नीचे गिरी, आपने धक्का मारा पेपर को तो कॉइन भी चली जानी चाहिए थी। कॉइन आखिर क्यों रुकी रही और कॉइन क्यों गिरी, तो कॉइन वहाँ पे जड़त्व के सिद्धांत, विराम के जड़त्व के आधार पे वहाँ रुकी रहती है कि आपने पेपर को धक्का मारा, लेकिन मेरी तो स्थिति है ना, मैं तो नीचे ही जाऊंगी। तो ये होता है जड़त्व। यहाँ पे सिक्के ने विराम का जड़त्व को स्थायित्व रखा और वो नीचे की तरफ चली गई, जबकि पेपर ने गति जो हो रहा था उसे अपना लिया और वो आगे सरक गई। तो ये एग्जाम्पल होता है। अब आप किस में बैठे हैं, अगर आप ट्रेन में बैठे, ये एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कब हम आगे की ओर झुक जाते हैं, कब हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखिए मैंने हर बार मैं आपसे कहा है कि आप आम जिंदगी में जो भी घटित हो रहा है, यदि आप उसको कीनली ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, तो साइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, आप बैठे हैं किस पे, आप बैठे हैं किसी ट्रेन में, ठीक है। दो स्थिति आपको बताती हूँ मैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न जो है आज ही दूर हो जाएगा। आप बैठे हैं किसी ट्रेन में, अब मैं कह रही हूँ जो ट्रेन में बैठने के कारण ये जो आपका निचला हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है वो ट्रेन के संपर्क में होता है,
ठीक है, और जो ऊपरी हिस्सा होता है वो संपर्क में नहीं होता है। ये दो मामला अगर सही में समझ में आ गया तो आपकी आधी चीज़ें यहीं पे आपको समझ में आ जाएगी। ये हिस्सा संपर्क में है और ये हिस्सा आपका संपर्क में नहीं है। अब जैसे ही ट्रेन चलना प्रारंभ हुई तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो संपर्क में होने के कारण ट्रेन के साथ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या करेगा, तो अपने स्थिति का, स्थिर होने का जड़त्व बरकरार रखेगा। तो ट्रेन आगे की ओर बढ़ेगी तो वो क्या करना चाहेगा, पीछे की ओर झुकना चाहेगा। इसलिए जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो हमारा जो सर होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि नीचे का हिस्सा ट्रेन के साथ चलने लग जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा उसे उस गति के साथ नहीं जुड़ता है, क्योंकि वो स्थिति का जो है वो जड़त्व बरकरार रखता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि ये चल रही है, ट्रेन मूवमेंट में है, अब क्या हो रहा है, जो नीचे का हिस्सा है वो ट्रेन के कांटेक्ट में है। जैसे ही ब्रेक लगता है, बस का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ही ब्रेक लगेगा तो ये वाला हिस्सा जो है वो मूवमेंट में आ जाएगा। जो मूवमेंट हो रहा था, ये वाला जो हिस्सा मूवमेंट जो हो रहा था वो मूवमेंट रुक जाएगा। ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगा, गाड़ी रुकी, नीचे का हिस्सा कांटेक्ट में, नीचे का हिस्सा क्या हो गया, रुक गया। लेकिन ऊपर का हिस्सा क्या है, कांटेक्ट में नहीं है, तो वो क्या करना चाहेगा, चलते रहना चाहेगा। चलना मतलब आगे की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। तो जब भी ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, और जब भी कोई रुकी हुई चीज़ स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ झुकते हैं। इसमें कौन सा लॉ काम करता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का सिद्धांत काम करता है। तो आपका कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी आपको बकायदा कंफ्यूज किया है, क्या पूछा गया है, तो स्थिरता का जड़त्व काम करता है या गति का जड़त्व काम करता है। तो मैंने बताया स्थिर रहते हैं चलने से पहले, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व काम करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे थे हम, अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं हम, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर की बात की गई है। यदि आप पिछला एपिसोड अच्छे से देखे हैं तो ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। देखिए, हम सोचते हैं कि एज अ टीज हमको उठा के क्वेश्चन दे दे, पुराना क्वेश्चन, तब हम मानेंगे कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप RO के ये सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो कई कंसेप्ट आपको ओवरलैप होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अच्छे से ही फॉलो करते हैं तो आपके कम से कम 20 से 30 प्रश्न तो इस सीरीज से ही सही हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। कोई सिद्धांत पकड़ लेंगे, उससे कोई एग्जाम्पल बदल देंगे, लेकिन सिद्धांत तो आपके मन में होगा, तब जाके आपसे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपसे प्रश्न पूछ रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। हम एपिसोड नंबर 8 में डिटेल से इसकी बात कर चुके हैं, तो वो आप देख लीजिए जाकर। मैं शॉर्ट में इसको समझा देती हूँ। ये क्या कहता है, जो अपवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि प्रकाश की जो तरंग है या कोई भी तरंग है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हो जाती है। दो प्रकार के माध्यम होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम किसे कहा जाता है, जहाँ पे माध्यम के कण पास पास मौजूद हो। विरल माध्यम किसे कहा जाता है, जहाँ माध्यम के कण क्या हो, दूर दूर मौजूद हो। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अभिलंब से क्या होता है, तरंग दूर हट जाता है। वही हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। एक कंसीडर कर रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब सघन माध्यम से कोई तरंग विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिलंब से दूर हट जाएगी। यहाँ से किरण आई तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते चले जाते हैं और क्रांतिक कोण से अगर हम क्या बढ़ा दें और एंगल बढ़ा दें, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण वो मान होता है जिसमें आपतन कोण का मान इतना हो जिसके कारण अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए। ये सब बातें हम डिटेल से एपिसोड नंबर 8 में कर चुके हैं, इसमें डिटेल से हम नहीं चलेंगे, आप जाके वो एपिसोड देख सकते हैं। मैं क्या कह रही हूँ,
क्रांतिक कोण क्या होता है? तो आपतन कोण का वह मान जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए उसे क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। इससे अगर जरा सा भी हम एंगल आपतन कोण का बढ़ा दें तो ये किरण जो इस माध्यम में जानी थी वो इसी माध्यम में वापस लौट आएगी, और लौट आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। अपवर्तन और परावर्तन में यही डिफरेंस होता है कि एक किरण निकली और वो अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अभिलंब से दूर हट रही है या झुक रही है तो वो अपवर्तन कहलाता है। यदि प्रकाश की किरण गई और वापस उसी दिशा में लौट गई तो उसे क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि सघन माध्यम से जो किरण प्रवेश कर रही थी वही सघन माध्यम में ही लौट जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। देख सकते हैं आप, वायु से निकली सघन माध्यम कांच में प्रवेश किया, आगे ना झुक के ये क्या हो जाती है? वापस उसी कांच में लौट जाती है। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, जहां आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये किस सिद्धांत पर काम करती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन ए। पांचवे का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये भी हमने एपिसोड नंबर 8 में अच्छे से डिस्कस किया है। तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? तो मैंने बताया था बायोगैस में दो जो गैस होती है वो महत्वपूर्ण निकलती है। कौन कौन सी गैस होती है? एक होती है मीथेन, CH4 कहा जाता है, और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन जो है वही बायोगैस कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने और इन सारी चीज़ों में करते हैं। ये जैव रूप से निम्नीकृत होते हैं। जो पदार्थ हम यूज़ करते हैं वो जैव निम्नीकृत होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा इन्हें अपघटन किया जा सकता है और ये पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, इसलिए बायोगैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और CH4 होता है। तो आंख बंद करके ये से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन अगर आपने एपिसोड नंबर 3 अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन भी गलत होगा ही नहीं। क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं किए जाएंगे, आपके कंसेप्ट रिपीट किए जाएंगे। अगर आप सही से ये पूरा एपिसोड फॉलो करते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत कम गलत होंगे। आपका क्या पूछ रहा है? 7 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये आपसे पूछा गया है। 2 लिस्ट दिया गया है, लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2। लिस्ट नंबर 1 में हार्मोन्स के नाम दिए गए। अगर आपको याद होगा तो हमने बात की थी कि हमारे शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कैसे किया जाता है? एक होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है हार्मोन। तंत्रिका तंत्र हमें क्या बताता है? कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, ये सब हमारे माइंड में कैसे पहुंच रहा है, कैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि यहाँ से हाथ हटाना है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। लेकिन कोई लड़का है या कोई लड़की है और लड़की होने के बाद उसके किशोरावस्था आने के बाद उसमें कैसे परिवर्तन होंगे ये कौन तय करता है? हमारे आवाज़ भारी हो जाती है जब हम किशोरावस्था पार करते हैं, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। वहीं स्तन का विकास होता है या हमारे अंदर सेक्सुअल फीचर्स डेवलप होते हैं। ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है हार्मोन्स के कारण। तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? साथ में हमने ये भी बात किया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसके द्वारा क्या होता है? तो हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। वहीं बहिस्रावी ग्रंथि से क्या होता है? तो एंजाइम का सिक्रीशन होता है। तो एपिसोड नंबर 3 के बाद आप ये देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं हार्मोन से, हार्मोन की। हार्मोन किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? तो हार्मोन सिक्रीट किया जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। और यहाँ पे सामने आपके लिखा गया है स्रावण ग्रंथि। स्रावण ग्रंथि बोलते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि अंतःस्रावित ग्रंथियों की बात की जा रही है। आपको हार्मोन्स दिए गए हैं और सामने ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि दी गई है कि कौन सा किसके साथ सुमेलित होता है ये पूछा है। सामने अगर दिया है तो आपको प्रोजेस्टेरॉन दिया गया है। प्रोजेस्टेरॉन की बात की थी हमने कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो ये स्रावित किया जाता है गर्भाशय के द्वारा, यानी ऑप्शन 3 यहाँ इसके साथ मैच होता है। वहीं टेस्टोस्टेरोन की बात की थी हमने, जो क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है। हमने ये भी बात की थी कि ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में पाया जाता है, लेकिन अमाउंट में फ़र्क होता है। महिलाओं में कम पाया जाता है, पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कहाँ से निकलता है? तो ये पुरुष सेक्स हार्मोन है, तो जाहिर सी बात है अंडाशय यानी पुरुष के अंडाशय से निकलेगा। तो इसका कौन सा सही हो जाता है? 4। पहले का 3, दूसरे का 4।
वहीं तीसरे की तरफ चले, थायरॉक्सिन की बात भी हमने की थी, कहाँ से निकलता है, अवटु ग्रंथि से निकलता है, जो गले में मौजूद होता है, जिसे क्या कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। और अगर थायराइड की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमें घेंगा रोग हो जाता है, गला फूल जाता है। तो वो किसके कारण होता है, तो थायराइड की अनुपस्थिति के कारण या थायराइड कम हो जाने के कारण होता है। तो आपका तीसरा का एक सही हो जाता है। और चौथा लिखा गया है इंसुलिन। इंसुलिन किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है, तो अग्नाशय द्वारा निष्कासित किया जाता है या सिक्रीट किया जाता है, स्त्रावित किया जाता है। तो चौथे का कौन सा सही हो जाता है, 2। तो 3 4 1 2 ऑप्शन देख लीजिए, 3 4 1 2 ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में वापस से लिस्ट दिया गया है। लिस्ट ए में दिया गया है कौन कौन से रोग हैं। इसमें भी हमने एक टेबल बनाया था, इसमें भी मैं आपके लिए टेबल अटैच कर दे रही हूँ, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। ये भी हमने एपिसोड नंबर 3 में बात की है। रोग दिया गया है, सामने कारण दिया गया है किसके कारण होता है। तो हमने नाइट ब्लाइंडनेस की बात की थी। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, तो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो आपका यहाँ पे ये मैच हो जाता है। रिकेट्स किसके कारण होता है, तो विटामिन डी से, यानी पहले का चौथा सही है, दूसरे का पहला सही है। स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है। तो तीसरे का दूसरा। और बेरी बेरी किसके कारण, किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी के कारण होता है। तो यह हो गया तीसरा। तो 4 1 2 3 ऑप्शन में देख लेते हैं, 4 1 2 3 ही आपका क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें चारों ऑप्शन पता हो। कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिए। अगर आपको सिर्फ एक पता होता कि नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो आपका पहले का चौथा एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाता है कि इस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। देखिए ये टेबल आपको एपिसोड 3 में भी दिया गया था और इसमें भी अटैच कर दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, ये इसका क्या है, तो वैज्ञानिक नाम है। विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B12 क्या कहा जाता है, तो साइनोकोबालामिन कहा जाता है। वहीं अगर आप चलेंगे, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेरॉल कहा जाता है। वहीं विटामिन के की बात करें तो फाइलोक्यूनॉन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया इसके वैज्ञानिक नाम। सामने उसके अगले वाले टेबल में क्या दिया गया है, अगले वाले टेबल में कार्य क्या क्या है वो दिया गया है। उसके बाद स्रोत क्या होते हैं वो दिया गया है। और साथ में इसके कारण, इसकी कमी के कारण कौन कौन से रोग होंगे वो आपको इस टेबल में दिया गया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो एपिसोड नंबर 3 ये PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक जो विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, और दूसरा और एक जो विटामिन होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, कुछ विटामिन जो है वो वसा में घुलित होते हैं, जबकि दूसरे टाइप के जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलित होते हैं। तो वसा में कौन कौन से विटामिन जो घुलते हैं वो कौन कौन से विटामिन है, तो A, D, E, K जो है वो किस में घुलते हैं, तो आपके वसा में घुलते हैं। वहीं हम वाटर सॉल्यूबल की बात करें जो जल में घुलते हैं, तो वो कौन कौन से विटामिन हैं, तो B और C जो है वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। A, D, E, K जो है वो किस में घुलते हैं, तो वसा में घुलते हैं। तो ये चीज़ छूट गई थी, तो ये चीज़ अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। अगर डिटेल से देखना है तो किस में जाना है आपको, एपिसोड नंबर 3 पे। रेगुलर फॉलो करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए भी आसान हो जाएगी और आपके लिए भी आसान हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। ये एज इट इज़ क्वेश्चन कहाँ मिला था हमें, एपिसोड नंबर 8 में भी मिला था। फिर आप कहेंगे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर इज क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो प्रकाश ईयर क्या होता है, जो प्रकाश एक वर्ष में जो निर्वात में दूरी तय करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। देखिए अगर आपको नहीं भी पता होता तो दिमाग कैसे लगाना है वो समझ लीजिए। इसका मान क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 होता है मीटर। ठीक है, ये जो होता है मीटर में होता है। और मीटर नापने, किसके नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो दूरी नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही आप सही कर ले जाएंगे अगर थोड़ा सा इसको ऊपर लगा लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में ज़रा सा और मिस्टेक है वो देख लेते हैं। PDF में आपको मिस्टेक मिलेगा,
वो करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिया है तरंग दैर्घ्य दिया गया है, तो ये है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से लेके -3 मीटर तक आपको इसका रेंज देखने को मिलेगा। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। या पीडीएफ में जब अपडेट कराएगा तो आपको करेक्ट अपडेट करा दिया जाएगा। तो हम कहाँ तक चल चुके थे? हम पहुँच चुके थे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकवन यानी फल पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। तो इथेफॉन का इस्तेमाल किया जाता है, जो एथिलीन के सोर्स के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? फल पकाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इथेफॉन का इस्तेमाल किया जाता है। और यही किसका स्रोत है? तो एथिलीन का स्रोत है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है? ऑप्शन ए 10वें का सही उत्तर हो जाता है। 11वें की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने कहा है जो आपका जो यूनिट वाला चैप्टर है, मापन वाला चैप्टर है, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल पूछते हैं। ये गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आप 1 से 2 घंटा भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरी चीज़ें अच्छे से ध्यान हो जाएगी और आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पिछले एपिसोड में भी हमने मापन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पे क्या कह रहा है? माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो देखिए 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1.54 इंच हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 0.3937 कई लोग पढ़ते हैं 39, 37, ऐसा मामला नहीं होता है। दशमलव के बाद एक एक संख्या पढ़ी जाती है। 0.3937। तो किससे गुणा करना होगा? तो मतलब क्या पूछ रहा था आपसे? मापन की कौन सी इकाई है जिसे 0.39 से गुणा करने पर क्या मिल जाए? इंच प्राप्त हो जाए। तो वो है आपका सेंटीमीटर। यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 11वें प्रश्न का आपका बी सही होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। ये अंतिम प्रश्न होगा। क्या प्रश्न पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम करता है लगातार आरो। तो कथन आपसे पूछा गया है, भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित है। देखिए गरीब और अमीर, एक रोटी कमाने के लिए पैदल चल रहा है और दूसरा जो है वो रोटी पचाने के लिए पैदल चल रहा है। कुल मिला के जो खाया हुआ है उसे पचाने के लिए वो कसरत करता है और दूसरा कमाने के लिए कसरत कर रहा है। दोनों ही कुपोषित है। क्या कारण है? एक तो जो अमीर लोग होते हैं वो जंक फूड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारी बीमारियों से ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया जैसे बीमारियां देखने को मिलती है। दूसरी ओर गरीबों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए उनमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स इसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं? वो कुपोषित होते हैं। तो कुपोषित दोनों हैं। अगर ऐसे हम आंकड़े देखें कि कुपोषण का आंकड़ा, भारत कुपोषण में बहुत आगे है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ गरीब ही कुपोषित है या भारत में बहुत ज़्यादा गरीब है। इसका मतलब ये है कि अमीर सही फूड प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और गरीब जो है उन्हें फूड प्रोडक्ट में, अच्छे फूड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। देख लेते हैं कारण क्या दिया गया है। अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन खाते हैं। तो कारण भी सही है और कथन भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ आपका कौन सा कथन सही हो जाता है? कथन ए सही हो जाता है। किसका? 12वें का कथन नंबर ए सही हो जाता है। और अंत में परंपरा के अनुसार आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न वही सेट किए जाते हैं जो आगे संभावना बनी रहे और आपको इस छोटे से क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट इसी के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए क्या किया गया है? फ्रेम किया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है आपको? निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की गई। उनकी तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम मतलब समझते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? विजुअल लाइट दिया गया है यानी दृश्य तरंग दिया गया है। दूसरे में रेडियो तरंग दिया गया है। तीसरे में माइक्रोवेव दिया गया यानी सूक्ष्म तरंग दिया गया है। और चौथे में इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंग दिया गया है। उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्या क्या है? 1 2 3 4, 2 4 3 1, 1 4 3 2, 1 4 2 3। इसमें से आपको क्या चुनना है?
सही क्रम चुनना है, किसका, तरंग दैर्घ्य का बढ़ते क्रम चुनना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने बात क्या की है, तो हमने बात की है 2010 में आए प्रश्न का। ये अंतिम एपिसोड था आरओ के साइंस का। इसके बाद हम किस पे चलने वाले हैं, यूपी पीसीएस के विज्ञान के प्रश्न की तरफ, सामान्य विज्ञान के प्रश्न की ओर चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।